अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट रिव्यू देख रहे हैं, जिसमें हम जो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। उसमें बच्चों सबसे पहले आ जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है बच्चों। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कोई भी मटेरियल हो सकता है सॉलिड की फॉर्म में। उसकी एबिलिटी है कि वो रिटर्न आएगा ओरिजिनल लेंथ की शक्ल में आ सकता है, वापस ओरिजिनल वॉल्यूम में आ सकता है, ओरिजिनल शेप में आ सकता है, ओरिजिनल साइज़ में आ सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ज़ाहिर सी बात है, अब अगर आपने एक बॉडी पर ऊपर फोर्स लगानी है तो उसको भी हम यहाँ पर सॉलिड में एक टर्म देते हैं, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दरअसल क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी कितनी फोर्स कितने यूनिट एरिया पर अप्लाई की जा रही है, वहाँ से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के यूनिट बच्चों क्या होते हैं? पास्कल। पास्कल क्या होता है? पीए। और इसके जो अदर यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर न्यूटन है फोर्स के यूनिट, नीचे एरिया। अब बच्चों, स्ट्रेस के यूनिट जो मिलते हैं वो हमारे पास किस क्वांटिटी से मिलते हैं? वो प्रेशर से मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स कौन सी होती हैं? 3 तरह की, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। तो कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ से जुड़ी हुई है, वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम से जुड़ी हुई है, शेयर स्ट्रेस शेप से जुड़ी हुई है। तो वो स्ट्रेस जो सिर्फ लेंथ में चेंज पैदा करती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। वो स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज पैदा करती है उसको वॉल्यूम स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस जो शेप में चेंज लाता है उसको हम क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस। इन सब के बच्चों फार्मूले क्या हैं? सेम हैं। बस चेंज किस पर आ रहा है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो चेंज है वो 3 तरह का इसमें चेंज पैदा करता है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन को उर्दू अल्फाज में बच्चों हम कहते हैं बिगाड़, ख़राबी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब हमने स्ट्रेस लगाई तो चेंज पैदा हो रहा है। तो चेंज किस में पैदा हो रहा है? वो बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है। उसको मेजर करते हुए जब हम टर्म देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। आगे बच्चों, स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि ये सेम क्वांटिटी की रेशो है, वो हम आगे देखते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। तो जो टेंसाइल स्ट्रेन होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। इसको हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी कहते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी कहते हैं, इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। या इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन लेंथ। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी की जा सकती है, फार्मूले बेस पर भी की जा सकती है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हम ई से लिखते हैं और ये भी क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको भी हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ की जगह पर क्या वर्ड लगा देंगे? वॉल्यूम। तो ये हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डिफ़ाइन कर देंगे। आगे शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन बच्चों होता है E इज़ इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए, यानी चेंज इन साइड ओवर क्या होगा? ओरिजिनल साइड। तो इसका एक और फार्मूला है, इसको टेंजेंट गैमा से भी डिनोट करते हैं और इसको अप्रोक्सीमेटली गैमा भी कह सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए। तो इस तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन करवा सकते हैं कि एंगल शिफ्टेड ऑफ आ बॉडी। फर्ज करें ये हमारी साइड ए है और ये वाली साइड बच्चों क्या है? डेल्टा ए। तो ये बीच में जो एंगल कवर हुआ है, ये साइड पहले इस पर थी, इस जगह थी, अब ये साइड शिफ्ट हो गई है इस तरफ, यानी शेप बेंड हो गई है। कितना एंगल बेंड हुई है वो एंगल अगर आप मेजर कर देते हैं तो हमारी स्ट्रेन मेजर हो जाती है। इसके बाद बच्चों आ जाता है हमारे पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है? रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है। इससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस ने स्ट्रेन पैदा किया और जब स्ट्रेन पैदा होता है तो वजह कौन बनता है? स्ट्रेस ही बनता है। यानी स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन होगा। तो आप जैसे मर्जी इसको डिफाइन करवा सकते हैं, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस या स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है? एक अदद कांस्टेंट। तो स्ट्रेस बराबर होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? स्ट्रेन।
तो जब मैं ये कांस्टेंट निकालता हूँ तो स्ट्रेन स्ट्रेस के नीचे आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जो रेशो होती है एक कांस्टेंट होती है और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। तो रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। तो वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस को सिग्मा से, स्ट्रेन को ई से। इसके यूनिट भी बच्चों पास्कल होते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। इसकी वजह क्या है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेस के यूनिट पास्कल हो गए लेकिन स्ट्रेन के तो कोई यूनिट नहीं होंगे, डैश वाई ऊपर वाली क्वांटिटी के यूनिट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने देखा कि स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडुलस, इन तीनों के यूनिट क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बच्चों हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड यील्ड स्ट्रेस। तो ये ग्राफ आपने देखना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान बनाया गया है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ग्राफ स्टार्टिंग पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया जाता है। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ग्राफ बन रहा है। स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक प्रोपोर्शनलिटी का ताल्लुक हो, इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो डेट्स वाई हमारे पास है स्ट्रेन का, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। अगर हम स्ट्रेस बढ़ा के इस पॉइंट तक आके स्ट्रेस को छोड़ देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, लेंथ और साइज़ में पहुंच जाती है। इसको इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं और प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। लेकिन इलास्टिक लिमिट इससे आगे भी थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाने पर आ जाती है, तो हम उसी पॉइंट को डील करते हैं कि जैसे ही मैंने स्ट्रेस थोड़ी सी मज़ीद बढ़ाई और उस जगह पर जाके स्ट्रेस को ख़त्म किया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा से पहुंच गई। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। और इसी पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। क्योंकि इस पॉइंट के बाद बॉडी में क्या आना शुरू हो जाता है, परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है। परमानेंट चेंज आना स्टार्ट हो जाता है और इसी रीजन को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी रीजन को प्लास्टिसिटी का नाम दिया जाता है या प्लास्टिक रीजन का नाम दिया जाता है। वटेवर जो भी है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। सी पॉइंट पर आके बच्चों हमारे पास जो परमानेंट चेंज आना ख़त्म हो जाता है और इसके बाद बॉडी में क्या आना शुरू हो जाता है, फ्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब ब्रेकेज आना शुरू हो जाती है। उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस। और लास्ट जो लिमिट होती है उसको यूटीएस कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, ये वो स्ट्रेस होती है जिस पर बॉडी इस पॉइंट के बाद क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसको यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। तो ये था बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का कर्व। और इस पॉइंट पर इस चीज़ को देखते हुए हमने मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं और एक ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं। डक्टाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इलास्टिक रीजन के बाद प्लास्टिक रीजन में ब्रेक हो जाते हैं, और जो ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं वो जैसे ही इलास्टिक लिमिट एंड होती है या स्टार्ट होती है तो वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो डक्टाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, ब्रेक ड्यूरिंग द प्लास्टिक रीजन और अंडर गो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दोनों तरह आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्लास्टिक रीजन में ब्रेक हो जाना या प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन के दौरान ब्रेक हो जाना। वहाँ पर आपकी बॉडी क्या कहलाती है, सब्सटेंस क्या कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेड है, कॉपर है, रोड आयरन है। ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है ताकि आपके MCQs कवर हो सकें। नेक्स्ट ब्रिटल सब्सटेंस क्या होते हैं, ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक रीजन, यानी जैसे इलास्टिक रीजन ख़त्म होता है और प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग पॉइंट पर ये ब्रेक हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस। ग्लास है, ये जल्दी टूट जाता है। हाई कार्बन स्टील है, ब्रीलियम है, बिस्मिथ है, क्रोमियम है। ये सारी की सारी बच्चों एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखनी है। किसके लिए, MCQs के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, जो बॉडी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है स्ट्रेन एनर्जी का नाम दिया जाता है। या इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग मटीरियल, यानी किसी भी मटीरियल को ख़राब करते हुए
उसके मॉलिक्यूल्स को खींचते हुए या इसको कंप्रेस करते हुए जो वर्क डन करना पड़ता है आपको, वही उसके अंदर एनर्जी स्टोर करता है, उसी को स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर वर्क का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर एनर्जी का फार्मूला, वर्क को एनर्जी भी कह सकते हैं, तो आप इसको यू भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल में आपको आ सके, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है आर्शिमिदस प्रिंसिपल या फ्लोटेशन। आर्शिमिदस प्रिंसिपल क्या है? वो कहता है कोई भी बॉडी थोड़ी सी या सारी, पार्शली और टोटली, अगर लिक्विड के अंदर चली जाती है, डिप हो जाती है, डूब जाती है, तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स अमल करती है जो कि उस बॉडी के उस लिक्विड को जो डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर है। यानी जैसे ही आप कोई बॉडी पानी में फेंकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो फ्लोट करती है, कुछ हिस्सा उसका ऊपर रहता है, कुछ हिस्सा नीचे रहता है। जो हिस्सा पानी के अंदर चला गया है और पानी जितना बाहर निकल गया है या पानी जितना लेवल अप किया है, अगर आप उसका वॉल्यूम निकाल के उसका वेट निकाल लेते हैं तो वो आपको अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स दे देगा, उतना ही आपकी बॉडी पर फोर्स लग रही होती है। तो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स बराबर होता है रो जी वी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों, फ्लोटेशन क्या होता है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यानी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो जितना पानी डिस्प्लेस होगा, ऊपर लेवल पर चला जाएगा या पानी अगर फुल भरा हुआ बाहर निकल जाएगा तो उस वेट को मेजर करेंगे तो आपको वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन इसकी क्या है? हॉट एयर बलून्स हैं, वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन द वाटर है, शिप्स एंड बोट्स हैं, सबमरीन्स हैं। ये सारी इनकी डिटेल्स आपने बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपने पढ़ लेनी है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आपको कवर कर सकें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है स्ट्रीमलाइन फ़्लो और टर्बुलेंट फ़्लो। स्ट्रीमलाइन फ़्लो बच्चों क्या होता है? रेगुलर और जो स्टेडी फ़्लो होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन। और जो अनस्टेडी और इरेगुलर होता है इसका ऑपोजिट होता है, वो हमारा क्या होता है? टर्बुलेंट फ़्लो होता है। इसमें स्ट्रीमलाइन क्रॉस नहीं होती, इसमें स्ट्रीमलाइन क्रॉस होती हैं। इसमें स्पीड स्लो होती है और इसमें स्पीड जब हाई होती है तो वो क्या हो जाती हैं? स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्लो स्पीड तक क्या रहता है? मेंटेन रहता है। जैसे ही स्पीड हम हाई करते हैं तो आपका लेमिनर फ़्लो कन्वर्ट हो जाता है किस में? टर्बुलेंट फ़्लो में। आगे आ जाता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब उसमें फ्रिक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर लिक्विड या फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन होती है। स्टेडी फ्लो हो तो ये तो मेंटेन किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसकी डेंसिटी नहीं चेंज कर सकते, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो ऐसा लिक्विड बनाना भी मुश्किल है। आगे बच्चों आ जाता है फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन यूनिट टाइम। कितना वॉल्यूम फ्लूइड का पाइप के अंदर से फ़्लो करेगा यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? फ़्लो का रेट। तो फ़्लो रेट का फार्मूला होता है ए वी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ए वी से भी इसको मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से भी मेजर किया जा सकता है। अब इसके यूनिट क्या होते हैं? वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब, सेकंड के ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएंगे। डायमेंशन क्या होगी? एल क्यूब टी माइनस 1। और इसी तरह से हम इसको लीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी आपको आ सकती है। वो कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लूइड स्पीड इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर पूरी डिटेल में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड इज़ इक्वल टू द फ्लो रेट। फ्लो रेट इज़ ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बच्चों इसकी इक्वेशन A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2 भी होती है। अगर हम पाइप के दो एंड ले लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड क्या होगी? कम। जहाँ हम एरिया कम करते हैं वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अब एरिया ज़्यादा था, फ्लूइड की स्पीड कम थी, जैसे ही एरिया कम करते हैं स्पीड खुद ब खुद ही ज़्यादा होती है ताकि वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके।
नेक्स्ट बच्चों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी ये टॉपिक पिक करेगा और इसमें से एमसीक्यूज़ बनाएगा तो पहली प्रायोरिटी उसकी ये वाला एमसीक्यूज़ बनाने की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट आ जाता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम हाफ रो वी स्केयर बी लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो जी एच भी कर सकते हैं। ये भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। असल जो इक्वेशन है, जनरलाइज जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन की फॉर्मेट है वो ये वाली है। ये बाय डेफिनेशन आपको ज़रा मैंने बताई है। अब बच्चों यहाँ पर याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या हाफ रो वी स्केयर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, ये दोनों टर्म्स बच्चों क्या हैं, उनकी डिमेंशन किससे मैच करती हैं, प्रेशर से। ये मैंने आपको बार बताया हुआ है कि हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं, तो प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा तो हमारा रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी तो ऐड अप नहीं होगी। ये प्रेशर है तो इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा, तो अगर आप इसकी यूनिट डायमेंशन निकालेंगे तो एट द एंड ये प्रेशर ही बनेगा। ये भी आपका क्या बनेगा, प्रेशर ही बनेगा। ये भी आपका क्या बनेगा, प्रेशर, और ये भी क्या होगा, प्रेशर। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, इसको आपने याद रखना है। इसमें भी बच्चों एक लॉ होल्ड करेगा, उसमें कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत अच्छे से आपने इसको याद करना है। अब बर्नौली इक्वेशन में आपको एक पाइप दिखाया गया जिसका एक एंड ज़्यादा एरिया वाला और एक एंड कम एरिया वाला है। तो आप देखें कि यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है, यहाँ का स्पीड क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, कम, स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा, और जो प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आपने बच्चों ये देखना है कि कहाँ कौन सी इक्वेशन ज़्यादा है, कहाँ कौन सी इक्वेशन कम है। एट दी एंड वो दोनों एंड पर ये इक्वेशन ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। आगे बच्चों हमारे पास आ जाता है यूज़ और यूजेस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में सबसे पहले एयर विंग्स आ जाते हैं। एयर के विंग को बच्चों इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम उसके जो पर के ऊपर वाली साइड है उधर हवा की स्पीड ज़्यादा कर देते हैं और नीचे हवा की स्पीड क्या कर देते हैं, कम। जब ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये रिलेशन बच्चों आपने याद रखना है, प्रेशर और स्पीड का जो फ्लूइड केस में हमारे पास रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, नीचे स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो फिर नीचे से एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगेगी और आपका एरोप्लेन आस्ता आस्ता क्या चला जाएगा, एयर में मूव करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है स्विंग ऑफ बॉल, यानी बॉल के अंदर स्विंग पैदा होती है। तो आपने बॉलर को देखा होगा भाई, बॉल को रब करते हुए, बॉल लाने से पहले वो बॉल को रब करता है। वो क्या करता है, एक साइड को वो स्मूथ कर देता है और दूसरी साइड को क्या कर देता है, रफ़ कर देता है। जिस साइड को स्मूथ करता है वहाँ पर एयर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, जिससे एयर की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जो रफ़ साइड है वहाँ पर एयर की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम जानते हैं प्रेशर और स्पीड का इन्वर्स ताल्लुक होता है, जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम। तो ऊपर स्पीड ज़्यादा थी और मतलब राइट साइड पर स्पीड इसकी ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड पर स्पीड क्या है, कम। राइट साइड पर प्रेशर कम है और लेफ़्ट साइड पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो बॉल फिर क्या करेगी, कम प्रेशर वाली साइड पर लिफ्ट करेगी, तो ये बॉल आगे जाती जाती कुछ इस तरफ टर्न हो जाएगी। बॉलर को लगेगा कि बॉल सीधी आ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन सेट करेगा उतनी देर में बॉल अपना रास्ता चेंज कर लेगी और वो जाके विकेट को लग जाएगी, या वो गलत हिट करने की कोशिश करेगा तो कैच आउट हो जाएगा। वट एवर जो भी है वो आपका यहाँ पर इसको नुकसान होगा, लेकिन बॉलर को इसका फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फ़िल्टर पंप और उसके बाद आ जाता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में बच्चों आपने याद रखना है कि जो इसकी सेंट्रल नेक होती है वहाँ पर वहाँ की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इधर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम। और यहाँ पर जहाँ पर पेट्रोल रखा होता है टैंक के अंदर वहाँ का प्रेशर होता है ज़्यादा। तो इधर अंदर प्रेशर कम किया गया। क्यों कम किया गया, ताकि पेट्रोल के वेपर्स खुद ब खुद ही एयर के अंदर मिक्स हो जाएं और वो कहाँ पर चले जाएं, इंजन के अंदर सिलेंडर में मूव कर जाएं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है पेंट स्प्रे और उसके बाद आ जाता है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन से जो डिवाइस बनाई जाती है उसको हम वेंचुरी मीटर कहते हैं और इसका काम है स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करना और इसका फार्मूला होता है P1 - P2 हाफ रो V2 स्केयर। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, इसको वेंचुरी रिलेशन कहते हैं।
नेक्स्ट बच्चों आ जाता है टोरिसेलीज थ्योरम। टोरिसेलीज थ्योरम क्या होता है? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मेजर करता है। ई फ्लक्स मेजर करना, ई फ्लक्स को हम कहते हैं अखराज, यानी किसी भी टैंक से अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उसको हम ई फ्लक्स कहते हैं। उसकी जो स्पीड है वो हमें टोरिसेलीज थ्योरम बताता है। तो बच्चों स्पीड ऑफ ई फ्लक्स जो होता है वो वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड इन हाइट h1 h1 माइनस h2। तो आपको एक टैंक नज़र आ रहा है, उसमें एक होल क्रिएट हुआ है। होल से नीचे जो हाइट होती है वो h2 होती है। टोटल टैंक की हाइट h1 होती है। जो होल से ऊपर वाली हाइट होती है उसको h1 माइनस h2 कहते हैं। तो ये जो h1 माइनस h2 है, इस हाइट की वजह से, होल से ऊपर वाली हाइट की वजह से जो फ्लूइड यहाँ से स्पीड गेन करता है ये उसको मेजर कर रहा होता है। इसका फार्मूला आता है V2 इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2 पर क्या आता है? स्क्वायर रूट। आगे तो बच्चों ये जो फ्लूइड यहाँ से स्पीड गेन करता है इसके लिए ये फार्मूला बनाया गया है 2G H1 माइनस H2 पर स्क्वायर रूट। अब बच्चों हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सिचुएशन आती है, उसमें कहता है जी टैंक की टोटल हाइट है 20 मीटर और जो होल क्रिएट होता है वो बॉटम से 10 मीटर ऊपर, या वो आपसे कह सकता है टॉप से 10 मीटर नीचे। जब वो बॉटम से 10 मीटर नीचे कहेगा तो वो H2 होगा, फिर आपने H1 माइनस H2 खुद से निकालना होगा। और अगर वो कह दे कि होल से ऊपर वाली, यानी कि टॉप से ऊपर से नीचे यहाँ पर 10 मीटर होल क्रिएट हुआ है, टॉप से नीचे 10 मीटर, तो वो H1 माइनस H2 ही होता है, उसमें आपने किसी चीज़ को माइनस नहीं करना। तो इसका फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 2G 10 लगा देते हैं, H1 माइनस H2 10 होता है, सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 14.1 मीटर पर सेकेंड। आगे बच्चों डेफिनेशन आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बताती है फ्रिक्शन इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, यानी फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं उनमें जो फ्रिक्शन होती है उसको मेजर करने के लिए हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस की है। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ओवर एन अदर लेयर, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को स्लाइड करने में कितनी फोर्स दरकार है। ज़्यादा फोर्स दरकार है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, कम फोर्स दरकार है तो विस्कोसिटी कम है। अब दो तरह के बच्चों हमारे पास फ्लूइड्स पाए जाते हैं, एक लार्ज कोएफिशिएंट विस्कोसिटी वाले और एक स्मॉल कोएफिशिएंट विस्कोसिटी वाले। जो लार्ज कोएफिशिएंट विस्कोसिटी रखते हैं उनमें लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होती है स्लाइड करने के लिए एक लेयर को दूसरी लेयर पर, और जो स्मॉल विस्कोसिटी वाले होते हैं उनमें स्मॉल फोर्स दरकार होती है एक लेयर को दूसरी लेयर पे स्लाइड करने के लिए। जो लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होते हैं वो थिक फ्लूइड्स होते हैं और जो स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होते हैं वो थिन फ्लूइड्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर लार्ज कोएफिशिएंट में आते हैं हनी, थिक तार वगैरह, और जो स्मॉल विस्कोसिटी वाले हैं उनमें वाटर, मिल्क वगैरह। नेक्स्ट आ जाती है बच्चों विस्कोसिटी के बाद हमारे पास एक टर्म जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स है, पोजिंग फोर्स है, रुकावटी फोर्स है। वो तब फील होती है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है। तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला बच्चों क्या होता है? 6π/r/v/t। इसमें ईटा विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी के जो यूनिट होते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और उसकी डिमेंशन होती है किलोग्राम की m, मीटर की l -1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, सेकंड की t ऊपर -1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये डिमेंशन और यूनिट याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे आ जाता है बच्चों स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है ड्रैग फोर्स की। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? ये तो स्फेरिकल बॉडी पर लगती है, दूसरा ये स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगता है, और इसका फार्मूला स्टोक्स लॉ से ये आता है। उसके बाद आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी अचीव कर लेती है, अटेन कर लेती है। और इसकी कंडीशन क्या है कि ड्रैग फोर्स जब वेट के बराबर हो जाती है, ड्रैग फोर्स जब वेट के बराबर हो जाती है, वेट नीचे को होता है, ड्रैग फोर्स हवा के अंदर अपवर्ड लगती है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगती है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। इसका फार्मूला होता है V/t=mg/6π/r। एक तो ये फार्मूला है। इसमें अगर हम मैथ्स को कांस्टेंट मान लें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। फाइनल इसका एक्सप्रेशन आता है 2g r²/9η। इसमें हमारे पास अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट लें तो टर्मिनल वेलोसिटी r का स्क्वायर बन जाता है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पर हमारा MCQ बनता है, वो कहता है फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी रेशो ऑफ टू रेन ड्रॉप्स A एंड B। आगे वो कहता है कि हैविंग द इक्वल मैसेज ऑफ रेडियस 2 एंड 4 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इनवर्स वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसने मैथ्स की कंडीशन बता दी है कि इक्वल मैथ्स है हमारे पास, तो ये इनवर्स रेशो वाला फार्मूला लगेगा।
अब हम V1/V2 करते हैं या VA/VB कर लेते हैं। 1/R1 हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। पहले वाले की जगह 2 लगा देंगे, दूसरे वाले R की जगह 4 लगा देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। कैंसिल करने पर इसका जवाब क्या बनेगा, 2:1, तो ये इसका जवाब होगा। आगे बच्चों, इसी सवाल में अगर इक्वल मास की जगह पर वो इक्वल डेंसिटी का वर्ड यूज़ करता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R²। ये यहाँ पर नीचे आपको बताया भी गया है डेंसिटी कांस्टेंट के लिए। तो फिर V1/V2 क्या होगा, R1² R1 2 है, R2 4 है, ऊपर स्केयर वैसे ही आ जाएंगे, 2 का स्केयर 4 होगा और R4 का स्केयर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा। तो 4 1/4, 4 4 क्या हो जाएगा 16, तो 1/4 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगी 1/4। तो ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना है कि कौन सा MCQ किस तरह से पूछा जा रहा है। तो ये हो जाता है हमारा चैप्टर एंड। तो आपने बच्चों क्रॉस फिज़िक्स चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती